हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि इजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, कई दिनों बाद वीडियो लेक्चर बनाने का टाइम मिल पाया है। इस बीच कुछ व्यस्तता की वजह से वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, बट आज इस वीडियो लेक्चर में हम इन्वायरमेंटल साइंस यानी पर्यावरण विज्ञान से संबंधित 2 से 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज़ एंड ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट एंड इसके साथ साथ इकोसिस्टम, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। और इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड 101 यानी 101 क्वेश्चंस को, MCQ क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, उन सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं यानी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी इन फ्यूचर कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके, जिससे उससे आप लाभ प्राप्त कर सकें। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए सिलसिला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के इस लेक्चर का। तो पहला क्वेश्चन है, यह वाद किसने प्रस्तुत किया था कि प्रकृति की रचना एवं कार्य को इकोलॉजी कहते हैं। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इसमें टेलर ने, सेकंड ऑप्शन आपका इजी ओडम ने, एंड थर्ड ऑप्शन आपका आर मिश्रा ने, या फोर्थ ऑप्शन आपका हैकल ने। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है आपका करेक्ट ऑप्शन है। EP ओडम, या आप इसको शॉर्ट में ओडम ही कहते हैं, ठीक है, ODUM ओडम। ओडम ज़्यादातर जानते हैं, पूरा नाम आपने इनका नहीं पढ़ा है, तो अगर आपने पढ़ा भी होगा ज़्यादातर ओडम के नाम जानते हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन का जो फर्स्ट आपका बी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, यह किसका कथन है कि इकोलॉजी समस्त जीवों एवं समस्त वातावरण का परस्पर संबंध है। तो फ्रेंड्स, उन सारे व्यूवर्स को जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जो हिंदी में पढ़ते हैं, तो उनको आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो उनके लिए हम प्रयास करेंगे कि उनको नोट्स दे देंगे इसका इंग्लिश में। तो चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका सेकंड है कि यह किसका कथन है कि इकोलॉजी समस्त जीवों एवं समस्त वातावरण का परस्पर संबंध है। ऑप्शन देख लेते हैं, टेलर का है या फिर आपका EP ओडम का है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है मिश्रा का, या फिर आपका डी ऑप्शन आपका क्लेमेंट्स। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला वाला ऑप्शन आपका टेलर ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर देखते हैं, उसके बाद ऑप्शन समझाते हैं आपका। किसका कथन है कि इकोलॉजी समस्त जीव एवं समस्त वातावरण का परस्पर संबंध है, ठीक है। इकोलॉजी को कह रहे हैं कि समस्त जीव एवं समस्त वातावरण का जो म्यूचुअल रिलेशन है वो टेलर के द्वारा कहा गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, ओकोलॉजी, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो ये आपका ओकोलॉजी लिखा है, ठीक है। ओकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन देखते हैं। EP ओडम ने परिभाषित किया था, टेंसले ने परिभाषित किया था, क्लेमेंट्स ने परिभाषित किया था, या आपका अगला है आपका हैकल, ठीक है। तो किसने परिभाषित किया था? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन है। हैकल ने ओकोलॉजी जो आपका जो टर्म है आपका ओकोलॉजी, अब देखिए ये जो टर्म है आपका ओकोलॉजी, इसको जो डिफाइन किया था तो वो थे आपके हैकल, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओकोलॉजी जो टर्म है, इस टर्म को याद रखिएगा, ठीक है। ओकोलॉजी जो टर्म है आपका, इसको जो डिफाइन किया था वो थे आपके हैकल। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4, किसने कहा था कि इकोलॉजी जीवों एवं उनके वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध है? किसने कहा था कि इकोलॉजी जो है आपका जीवों एवं उनके वातावरण के बीच की पारस्परिक एक संबंध है? तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका मिश्रा ने कहा था। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है आपका हैकल ने। थर्ड ऑप्शन आपका EP ओडम ने, या डी ऑप्शन है आपका लेमार्क ने। तो फ्रेंड्स, किसने कहा था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो करेक्ट ऑप्शन है आपका हैकल ने। जैसे ऊपर वाला जो अभी हम टर्म पढ़ा रहे थे इकोलॉजी, उसी को जो डिफाइन किया गया था, तो ये आपकी डिफिनेशन समझ में आई थी, ठीक है। उसी को जो डिफाइन करते हैं तो ये आपकी ये वाली डिफिनेशन आती है कि इकोलॉजी जीवों एवं उनके वातावरण के बीच एक पारस्परिक संबंध है। ये कहा था हैकल ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5, इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ब्राउन ने किया था, एरिस्टोटल ने किया था, या खुराना ने किया था, या रिटर्न ने। तो फ्रेंड्स, हमें लगता है सारे व्यूअर्स जो भी स्टूडेंट हैं उनको पता होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। इकोलॉजी जो टर्म है इसको कॉइंड किया था रिटर्न ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, मैंग्रोव पौधों के नवोद्भिद यानी सीडलिंग में जरायुजता यानी आपका विविप्रस जर्मिनेशन के कारण होती है। तो क्या कारण हो सकते हैं विविप्रस जर्मिनेशन के? तो पहला है ऑप्शन आपका अंतर्जातीय स्पर्धा। बी ऑप्शन आपका मात्र पौधे के चारों ओर शीर्ष पौधों की अत्यधिक तेज वृद्धि। सी ऑप्शन आपका दो पौधों के बीच उचित दूरी का पाया जाना, या डी ऑप्शन आपका मात्र पौधों के चारों ओर शीर्ष पौधों का पाया जाना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है? तो पहला आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, अंतर्जातीय स्पर्धा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7, स्पर्धा यानी कंपटीशन प्रभाव डालती है, किस पे प्रभाव डालती है? तो आपके ऑप्शन है आबादी घनत्व पर प्रभाव डालती है, बी ऑप्शन आपका उत्पादन क्षमता पर डालती है, या सी ऑप्शन आपका समुदाय विकास पर, या डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसमें सभी आपके ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आबादी घनत्व पर भी डालती है, उत्पादन क्षमता पर भी डालती है, और समुदाय विकास पर भी कंपटीशन जो है प्रभाव डालती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8, खरपतवार वाले पौधे फसल वाले पौधों से स्पर्धा करते हैं, तो किसके लिए स्पर्धा करते हैं? केवल स्थान के लिए, यानी जो आपका जो वीड होते हैं, यानी जो खरपतवार होते हैं, वो जो क्रॉप होते हैं, यानी जो फसलें जो होती हैं हमारी, उनसे वो किस रेफरेंस में कंपटीशन करते हैं? तो पहला है आपका केवल स्थान के लिए कंपटीशन करते हैं, बी ऑप्शन आपका स्थान और पोषण के लिए, सी ऑप्शन आपका स्थान पोषण और प्रकाश के लिए, या डी ऑप्शन आपका केवल प्रकाश के लिए। तो बताइए कौन सा हो सकता है? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्थान के लिए भी इनमें कंपटीशन होता है, और न्यूट्रिशन पोषण के लिए, और साथ ही साथ लाइट की भी रिक्वायरमेंट के लिए होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वीड और क्रॉप के बीच में जो कंपटीशन होता है वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, स्थान पोषण और प्रकाश के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9, मूल परिवेशी सूक्ष्म वनस्पति जात यानी राइजोस्फीयर माइक्रोफ्लोरा प्रस्तुत करता है, क्या प्रस्तुत करता है? विरोध को प्रस्तुत करता है, या सोहबकारिता को, या सहभोजता को, या आदि सहकारिता को? तो क्या प्रस्तुत करता है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आदि सहकारिता को ये प्रस्तुत करता है। जो राइजोस्फीयर माइक्रोफ्लोरा है ये आदि सहकारिता को प्रस्तुत करता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10, एक मिनट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10, अगला है क्वेश्चन आपका, एक चारागाह में मेढक है। एक ग्रासलैंड में मेढक की क्या कंडीशन होती है? मेढक क्या है? ये सर्पों का शिकार है, ठीक है, मीन्स आपका सर्प इसका शिकार करते हैं मेढक का। बी ऑप्शन आपका कीटों का शिकारी है, यानी ये कीटों को खाता है। सी ऑप्शन आपका कुछ कीटों का शिकार पर कुछ सर्पों का शिकारी, या फिर आपका कह सकते हैं कि डी ऑप्शन आपका ए और बी। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। सर्प जो है इसका शिकार करते हैं, ठीक है, मेढक को खाते हैं। कौन? सर्प खाते हैं, और मेढक स्वयं खाता है किसको? कीटों को खाता है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेंस। लाइकेंस जानते हैं, लाइकेंस अभिव्यक्ति करते हैं, यानी जो लाइकेंस होते हैं या ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये रिप्रेजेंट करते हैं सोहबकारिता को, सहभोजता को, एमेंसेलिज्म को, या परजीविता को। तो फ्रेंड्स बताइए क्या करते हैं? तो ये सोहबकारिता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सोहबकारिता को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12, एक अच्छे जैव उर्वरक यानी जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें नॉस्टॉक की कॉलोनी पाई जाती है। किस रूप में? एजोला में नॉस्टॉक की कॉलोनी किस रूप में पाई जाती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है आपका परजीवी के रूप में इसकी कॉलोनी पाई जाती है, बी ऑप्शन आपका एक सहजीवी के रूप में इसकी कॉलोनी पाई जाती है, या सी ऑप्शन आपका एक कवकमूल के रूप में इसकी कॉलोनी पाई जाती है, या फिर आपका डी ऑप्शन आपका एक अधिपादप के रूप में कॉलोनी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स किस रूप में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है आपका, ये एक सहजीवी के रूप में होते हैं। फ्रेंड्स बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपका ये एक सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13, परजीविता यानी पैरासिटिज्म उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो परजीविता किसका उदाहरण प्रस्तुत करती है? चलिए देखते हैं। पहला है ऑप्शन आपका ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करती है, बी ऑप्शन आपका धनात्मक पारस्परिक क्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करती है, या सी ऑप्शन आपका एमेंसेलिज्म का, या डी ऑप्शन आपका विरोध का। तो फ्रेंड्स ये जो रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया का जो पैरासिटिज्म होती है यानी परजीविता जो है ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया को रिप्रेजेंट करती है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14, अंतरजातीय प्रतियोगिता देखी जाती है उन पौधों में, किसमें? जिनमें एक ही जाति के हों, ठीक है, एक ही जाति के हों, उनमें अंतरजातीय देखी जाती है। बी आपका निकट के संबंधी हो, सी ऑप्शन आपका विभिन्न प्रजातियों के हो, या डी ऑप्शन आपका विभिन्न प्रजातियों के हो, चाहे वो निकट संबंधी हो या भिन्न हो। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है? चलिए बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो ये विभिन्न प्रजातियों के, ठीक है, वो क्या हो? विभिन्न प्रजातियों के हो। क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आपका ऑप्शन नंबर आपका सी, वो विभिन्न प्रजातियों को ही आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 15, सघन वन में स्पर्धा उत्पन्न होती है। तो यानी जो आपका कंपटीशन होती है किसमें? जो आपका सघन जो वन होते हैं, यानी जिसमें जो वन है उसमें आप कह सकते हैं कि जो पेड़ हो काफ़ी पास पास हो लगे होते हैं, तो वहाँ पर कंपटीशन किस में होती है? तो हर्ष में कंपटीशन होती है, यानी जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनमें कंपटीशन होती है। बी आपका सर्प यानी झाड़ियों में कंपटीशन होती है। सी ऑप्शन आपका ट्रीज में, या फिर इन सभी में। तो सघन का मतलब ही होता है कि यानी जो पौधे होते हैं, अब पौधे उसमें सभी प्रकार के पौधे आ जाएंगे, वो चाहे हर्ब हो, श्रब हो या ट्री हो, सब पास पास होते हैं। तो सब पास पास होंगे तो सभी में कंपटीशन होगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कंपटीशन आपका हर्ष में भी होगा, श्रब्स में होगा और ट्रीज में भी होगा, सभी में होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16, जलीय पौधा यानी एजोला है, ये किस प्रकार का पौधा है? ये टेरिडोफाइट है,
या एक बीजपत्री यानी आपका मोनोकॉटिलेडन्स है या आपका डाइकॉटिलेडन्स है या शैवाल है, क्या है? तो फ्रेंड्स ये पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। एजोला जो है आपका एक प्रकार का टेरिडोफाइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17। वर्धी जनन यानी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मुख्यतः पाया जाता है किसमें पाया जाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें होता है? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है आपका शुष्कोद्भिद में या मध्योद्भिद में होता है या जलोद्भिद में होता है या आपका इन सभी में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब यानी जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं, तो वो जलोद्भिद पौधे में होता है, ठीक है। उनसे जो है आपका न्यू प्लांट्स जो है नए नए पौधे जो है उत्पन्न होते रहते हैं, या कह सकते हैं उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। एक पौधे से बहुत सारे पौधे जो है उत्पन्न होते रहते हैं, तो जलोद्भिद पौधों में देखने को मिलता है। जो पानी में पाए जाने वाले पौधे होते हैं, देखें अगर पानी में आप पौधों को देखें तो कुछ समय आप देखेंगे तो पौधों की संख्या बहुत सीमित रहती है। उसके बाद आप कुछ समय बाद देखेंगे 2 से 3 महीने 4 महीने बाद तो आप देखेंगे बहुत सारे नए नए पौधे आ जाते हैं। ये इस तरीके से होता है। उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो जलोद्भिद पौधों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18। तो प्रत्यस्थ अंकुरण यानी विविपेरस जर्मिनेशन से तात्पर्य क्या है? विविपेरस जर्मिनेशन से क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? अधोभूमिक अंकुरण से मतलब है, ऊपरभूमिक अंकुरण से मतलब है, या बीजों का वृक्ष पर लगे फल के भीतर ही अंकुरण? सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। जब फल जो है आपका वृक्ष से लगा हो, ठीक है, पौधे से लगा हो और उसमें सीड का जर्मिनेशन हो जाए तब उसे कहते हैं विविपेरस जर्मिनेशन, ठीक है। तब उसे क्या बोलेंगे? उसे कहेंगे विविपेरस जर्मिनेशन। हमने एक वीडियो जो है इससे रिलेटेड पिछली जो है सीरीज जो हमारी चल रही है साइंस में, उसमें हमने किसी वीडियो में हमने इसको अपलोड किया हुआ है, मुझे याद नहीं कौन सी वीडियो लेक्चर में हमने इसको अपलोड किया है। तो अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 19। समुद्री दलदल यानी जो स्वयं में उगने वाले पौधे हैं, तो कौन से पौधे हैं? यूफोरबिया और नेरियम है, टाइफा और रेनकुलस हैं, या राइजोफोरा और सोनेरेशिया, या आर्चिड। तो फ्रेंड्स इसमें सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। राइजोफोरा और सोनेरेशिया ये पौधे जो है आपका समुद्री दलदल में पाए जाते हैं, ठीक है। जहाँ पर कीचड़ टाइप का रहता है वहाँ पर पाए जाते हैं, वहाँ पर उगते हैं राइजोफोरा और सोनेरेशिया। याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, राइजोफोरा और सोनेरेशिया, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 यानी 20 नंबर। तो सिंघाड़ा यानी ट्रैपा जो है किसका उदाहरण है? जल निमग्न पादप का यानी सबमर्ज प्लांट का, जल स्थलीय पादप का यानी जल में भी स्थल में दोनों पाया जाता है, ठीक है। ये आपका सी ऑप्शन आपका स्वतंत्र तैरने वाला पौधा या स्थिर तैरक के रूप में यानी फिक्स फ्लोटिंग प्लांट के रूप में। तो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। सिंघाड़ा जो होता है इसको आप देखेंगे ये स्थिर होता है, ठीक है, फिक्स होता है और तैरता रहता है, ठीक है। तो ये फिक्स फ्लोटिंग होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21। निम्न में जलीय खरपतवार है, तो जलीय खरपतवार कौन है? जलीय खरपतवार समुद्र शोक है, इसको कहते हैं इकॉर्निया कहते हैं, या टाइफा है, या हाइड्रला है, या मर्सिलिया है। तो फ्रेंड पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। जलीय खरपतवार के रूप में आपका समुद्र शोक या आपका इकॉर्निया देखने को मिलता है। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22। कुछ पादपों में ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षणीय व छिद्रयुक्त जड़ें पाई जाती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? कुछ पादपों में ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षणीय व छिद्रयुक्त यानी पोरस जड़ें पाई जाती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। पहला आपका निमेटोफोर कहते हैं, स्टिल्ट रूट कहते हैं, ट्यूबरस रूट कहते हैं, या पैरासिटिक रूट्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसे? निमेटोफोर कहते हैं कि स्टिल्ट रूट कहते हैं कि ट्यूबरस रूट कहते हैं, या इसे कहते हैं पैरासिटिक रूट्स। तो फ्रेंड्स इसका जो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, इसे कहते हैं निमेटोफोर रूट्स, ठीक। ये कौन सी रूट है? इसे कहते हैं निमेटोफोर रूट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 23। मरुस्थलीय पादपों में सर्वाधिक अनुकूलन पाया जाता है, तो मरुस्थलीय पादप होते हैं उनमें सर्वाधिक अनुकूलन किस पार्ट में पाया जाता है? तो उनके स्तंभ में पाया जाता है, या नहीं कह सकते हैं उनके तनों में होता है, उनके जड़ों में ज़्यादा अनुकूलन होता है, या उनके पत्तियों में होता है, या उनके पुष्पों में होता है? तो फ्रेंड्स उनकी पत्तियों में ज़्यादा अनुकूलन देखने को मिलता है। जो मरुस्थलीय जो पादप होते हैं, ठीक है, जहाँ पर जल की कमी होती है, तो वहाँ पर जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड होते हैं, एडाप्टेड होती हैं। तो सी ऑप्शन आपका पत्तियों में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24। पर्किंसोनिया एक्यूलिएटा में पर्णवृंत चपटा होकर पत्ती के समान हो जाता है। जो पर्णवृंत होता है वो चपटा होकर पत्ती के समान हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। यानी जो पर्णवृंत होता है वो पेटियोल जो है आपका, वो जो है आपका चपटा होकर पत्ती के जैसा हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फिलोट कहते हैं, या उसे कहते हैं फाइलोक्लेट कहते हैं, या उसे कहते हैं क्लेडोड कहते हैं, या फिर उसे इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड पहला वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। जब पर्णवृंत जो है आपका पत्ती की जैसी संरचना बना लेता है तो उसे फिलोट कहते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25। तो फ्रेंड्स हम 1/4 पार्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। 101 क्वेश्चंस हमने जो है इस वीडियो लेक्चर में इंक्लूड किया है, उसमें से हम 25वें क्वेश्चन पर पहुंचा चुके हैं। तो 1/4 हमने सफ़र को तय कर लिया है। क्वेश्चन है मरुस्थलीय, एक मिनट, मरुस्थलीय पादपों में जड़तंत्र होता है। तो मरुस्थलीय जो पादप होते हैं यानी आपका जहाँ पर जल की कमी है, तो उन क्षेत्रों में जो पादप होते हैं, प्लांट होते हैं, उनमें जड़ किस टाइप का होता है? उसमें सामान्य रूप से विकसित जड़ होता है,
अल्प विकसित जड़ होती है, अनुपस्थित होती है या अत्यधिक विकसित होती है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर जल की कमी होती है, तो जल की कमी है तो जड़ें काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती हैं, गहराई तक गई होती हैं, तो अत्यधिक विकसित जड़ें होती हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मरुस्थलीय पादपों में जड़ तंत्र कैसा होता है? अत्यधिक विकसित होता है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26। मरुभूमि के पादप होते हैं, किस टाइप के पादप होते हैं? मरुभूमि जो है आपका वहाँ के जो पादप होते हैं, मीन्स उसी टाइप के मरुस्थलीय पादपों की बात कर रहे हैं। मरुभूमि के पादप होते हैं किस प्रकार के होते हैं? मांसल पत्ती और तने वाले होते हैं, प्रतस्थ अंकुरण वाले होते हैं, या शाकीय होते हैं, या एक ऑप्शन और है क्या दिया गया है, विषमपर्णी होते हैं। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये मांसल पत्ती वाले होते हैं, यानी कि जो पत्तियाँ होती हैं फ्लैसी होती हैं। मांसल पत्ती भी होती है और तने भी होती है। तने और पत्तियाँ काफ़ी फ्लैसी हो जाती हैं, जिससे जो जल की जो हानि होती है वो कम से कम होती है। तो मांसल पत्ती और तने वाले पौधे हो जाते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27। कुछ पौधे जल व स्थल दोनों में उगते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? जो जल और स्थल दोनों में उगे उसे कहते हैं जल स्थलीय पादप कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? जल स्थलीय पादप कहते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28। जलोद्भिद पौधों में तैरने के लिए ऊतक सहायक होते हैं। जलोद्भिद पौधे होते हैं, ठीक है, जल में जो उगने वाले पौधे होते हैं उनमें तैरने के लिए जो टिश्यूज हेल्पफुल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पैरेन्काइमा कहते हैं, उन्हें कोलेनकाइमा कहते हैं, या उन्हें एरेनकाइमा कहते हैं, या उन्हें क्लोरेनचाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? तो फ्रेंड्स उसे कहा जाता है एरेनकाइमा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। जो तैरने में ये एरेनकाइमा क्या होते हैं? जो इनके जो पौधे के जो पार्ट होते हैं, पत्तियाँ या कह सकते हैं जड़ जो होते हैं, इनके स्टेम तने होते हैं, उनमें जो एरेनकाइमा जो होते हैं, एरेनकाइमा ये इसमें जो है आपका स्पेस होता है, ठीक है। इनमें कैविटीज़ ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है, और कैविटी ज़्यादा पाने इनकी जो कैविटीज़ होती हैं उसमें एयर होता है, ठीक है, तो हल्के हो जाते हैं, ठीक है, पौधे हल्के हो जाते हैं तो उसको तैरने में सहायक होते हैं। तो एरेनकाइमा की वजह से होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29। यूट्रिकुलेरिया कीटभक्षी पादप की प्रकृति है। किस प्रकार का ये यूट्रिकुलेरिया जो आपका ये पादप है, जो पौधा है, यूट्रिकुलेरिया एक प्रकार का क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है, ये इंसेक्ट को खाता है। तो ये किस नेचर का प्लांट है? ये आपका सबमर्ज प्लांट है, या एम्फीबियस प्लांट है, या आपका फ्री फ्लोटिंग है, या फिर आपका मिजोफाइट है? तो किस प्रकार का प्लांट है? चलिए बताइए। तो ये है आपका सबमर्ज, ये जल निमग्न है, ठीक है, ये जल में पाया जाता है और डूबा हुआ होता है, ठीक है, सबमर्ज होता है, ठीक है, जल में डूबा हुआ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 30। वही परभक्षी सबसे अच्छा है। परभक्षी सबसे अच्छा होता है कौन सा? परभक्षी सबसे अच्छा होता है जो चुस्त और शक्तिवान हो, काहिल, आलसी और कमज़ोर हो, वो विकल्पी स्वभाव का हो, या इनमें से कोई नहीं। तो पहला ही ऑप्शन सही है। प्रीडेटर यानी जो शिकार करने वाला, यानी जो शिकारी होता है वो अच्छा माना जाता है। जो चुस्त और शक्तिवान हो वही अच्छा माना जाता है। ये ऑप्शन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31। ऐसा उदाहरण जहाँ भक्ष्य जो है आपका परभक्षी से अधिक बड़ा होता है, तो उसका एग्जाम्पल है आपका गेहूं पर पक्षियाँ। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। गेहूं पर पक्षियाँ इसकी एक अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पर भक्ष्य जो है आपका परभक्षी से, यानी प्रे और प्रेडेटर का जो साइज होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32। परभक्षी सदैव ही चुनता है, जो परभक्षी यानी जो प्रेडेटर होता है वो सदैव चुनता है, क्या चुनता है? अच्छा और लाभदायक भक्ष्य, ठीक है, जिसको खा रहा है, ठीक है, वो अच्छा हो, ठीक है, और लाभदायक हो, ठीक है, उसे ही चुनेगा परभक्षी। जो प्रेडेटर होता है वो प्रे को चुनता है। किस प्रकार का प्रे चुनता है? जो देखने में हेल्दी हो, ठीक है, अच्छा हो और लाभदायक हो, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन को पढ़ने में, उनके आंसर को देने में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 33। निम्नलिखित में से किसमें रंध्र यानी आपका स्टोमेटा गहरे गड्ढों में पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? जीरोफाइट्स में, या आपका हाइड्रोफाइट्स में, या आपका मीजोफाइट्स में, एक ऑप्शन और है, एक मिनट, या हेलोफाइट्स में। तो फ्रेंड्स पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, जीरोफाइट्स में, ठीक है। जीरो जो फाइट्स होते हैं यानी जो शुष्कोद्भिद होते हैं, उनमें जो आपका जो पिट होते हैं, गड्ढे होते हैं, गहरे गड्ढे पाए जाते हैं, ठीक है। स्टोमेटा गहरे गड्ढों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? जीरोफाइट्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्वेश्चन है निमेटोफोर हैं। जो निमेटोफोर होते हैं इससे संबंधित हमने भी एक क्वेश्चन ऊपर पढ़ा है। तो निमेटोफोर क्या होते हैं? ये प्रकाश संश्लेषी अंग हैं, या प्रोटीन संश्लेषी अंग है, या श्वसन अंग है, या लवण स्रावित अंग है? तो फ्रेंड्स ये श्वसन अंग होते हैं, ठीक है। जो निमेटोफोर होते हैं ये श्वसन अंग हैं, ये रिस्पिरेटरी अंग ऑर्गन की तरह काम करते हैं। ये किस प्रकार के अंग हैं? ये श्वसन अंग है। जो निमेटोफोर हैं ये श्वसन अंग है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में किस पौधे का प्रयोग करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में जो हम पौधा यूज करते हैं वो यूज करते हैं हाइड्रिला, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया। हाइड्रिला पौधा, कौन सा पौधा यूज करते हैं? हाइड्रिला। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। फोटोसिंथेसिस में हम जिस प्लांट को एक्सपेरिमेंट में प्रयोग में यूज करते हैं वो हाइड्रिला प्लांट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36। नेमेटोफोर पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? कैजुरैना में पाए जाते हैं,
या नेरियम में पाए जाते हैं, हाथी चिंगाड़ में पाए जाते हैं, या एक ऑप्शन और है आपका सोनेरेशिया। तो फ्रेंड्स ये आपका जो डी वाला ऑप्शन है यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, सोनेरेशिया में पाए जाते हैं। क्या क्वेश्चन था? नेमेटोफोर पाए जाते हैं, यानी आपका जो 36 नंबर का क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि नेमेटोफोर पाए जाते हैं। नेमेटोफोर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो नेमेटोफोर पाए जाते हैं आपका सोनेरेशिया में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37, प्रतस्थ अंकुरण यानी विविपेरी पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो फ्रेंड्स यानी जो विविपेरी जो होता है, विविपेरी अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, विविपेरी जर्मिनेशन, ठीक है। उसमें क्या होता है, इस प्रकार के जर्मिनेशन में यानी जो सीड होता है, सीड जब पौधे से लगा होता है, ठीक है, तो वहीं पर जर्मिनेट हो जाता है, पौधे से लगे लगे जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो उसे विविपेरी जर्मिनेशन कहते हैं। तो प्रतस्थ अंकुरण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो राइजोफोरा में पाया जाता है। इसमें जो ऑप्शन है आपका सी वाला ये करेक्ट ऑप्शन है, राइजोफोरा में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38, निम्नलिखित में कौन सा पौधा शेष 3 से भिन्न है? तो पौधों को के नेचर दिए गए हैं, नेरियम, कैलोट्रोपिस, एमोफिला, और एक ऑप्शन और है आपका डी ऑप्शन आपका नीलम्बियम। तो नीलम्बियम जो है आपका ये पौधा इन तीनों ऊपर वाले से डिफरेंट है, भिन्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39, सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि बहुत सारे व्यूअर्स जानते होंगे सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा कौन सा है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, वोल्फिया जो है आपका ये सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा है। चलिए इसको देख लेते हैं ये किस प्रकार को देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये इस टाइप से होता है, ये जैसे आपने देखा होगा, पानी में आपने देखा होगा, ठीक है, ये इस तरीके से दिखाई देता है। इसको हाथ में जब ये लग जाता है तो ये इस तरीके से छोटे छोटे इस तरीके से आपका डॉटेड बिंदुवत जैसे पौधा होता है, छोटे छोटे डॉट्स के रूप में, तो इसे वोल्फिया कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है? ये है वोल्फिया है। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जड़ रहित है, रूटलेस? तो फ्रेंड्स यही है आपका वोल्फिया ही है, ठीक है। इसमें जड़ें नहीं पाई जाती हैं, तो इसमें जड़ें नहीं होती हैं, वोल्फिया जो है आपका इसमें जड़ नहीं होती है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले देते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 41, मैंग्रोव पौधा होता है। मैंग्रोव पौधा किस प्रकार का पौधा होता है? 41 क्वेश्चन आपका मैंग्रोव जो है आपका लवणोद्भिद होते हैं, ठीक है। मैंग्रोव किस प्रकार के प्लांट्स होते हैं? ये लवणोद्भिद होते हैं, यानी हैलोफाइट्स होते हैं, ठीक है। ये किस प्रकार के पौधे हैं? लवणोद्भिद होते हैं, हैलोफाइट्स, यानी जहाँ पर नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, लवणों की मात्रा ज़्यादा होती है, जहाँ साल्ट ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं मैंग्रोव, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42, हाइड्रोकेसी गुण निम्नलिखित में से किस पौधे का है? हाइड्रोकेसी जो करेक्टर किस में पाया जाता है? यक्का में पाया जाता है, एमोफिला में पाया जाता है, जूसिया में पाया जाता है, एक ऑप्शन और है, एक मिनट, इन सभी में। तो फ्रेंड्स इसमें जो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। फिर से देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन आपका हाइड्रोकेसी पाया जाता है, हाइड्रोकेसी किस में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोकेसी पाया जाता है एमोफिला में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43, स्थिर तैरक यानी फिक्स फ्लोटिंग पौधे का उदाहरण है। तो स्थिर तैरक यानी फिक्स फ्लोटिंग पौधे का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है आपका एबिसिनिया है, हाइड्रिला है, टाइफा है, या आपका डी ऑप्शन आपका निम्फिया। तो कौन सा उदाहरण है इसका? फिक्स फ्लोटिंग प्लांट का उदाहरण इसमें कौन सा है? फिक्स फ्लोटिंग प्लांट का उदाहरण जो है आपका ये निम्फिया है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्फिया जो है आपका फिक्स फ्लोटिंग है, यानी एक जगह पर स्थिर रहता है और फ्लोट करता रहता है, तैरता भी रहता है, तो निम्फिया जो है आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर का 44, निम्नलिखित में कौन सा मरुद्भिद यानी आपका जीरोफाइट्स पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कौन सा मरुद्भिद यानी आपका जीरोफाइट्स यानी आप जहाँ पर जल की कमी होती है? तो फ्रेंड्स वो है ए ऑप्शन आपका एकेसिया है, बबूल इसको कहते हैं, ठीक है। एकेसिया जो प्लांट्स होता है, स्पेशली इसमें जो वाइल्ड वाला एकेसिया होता है वो ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है। एकेसिया ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। इसको सामान्य भाषा में बबूल कहते हैं, ठीक है। और उसमें जंगली वाला बबूल, ठीक है, जिसमें जो छोटे छोटे होते हैं और मरुस्थलों में इसको लगाया जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका एकेसिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 45, शाकाहारिता और मांसाहारिता, ठीक है, को वर्गीकृत करते हैं। शाकाहारिता और मांसाहारिता को वर्गीकृत करते हैं, किस में वर्गीकृत करते हैं? परभक्षी में वर्गीकृत करते हैं, एक ही पोषण रीति वर्ग में, या द्वितीयक उत्पादक में, या फिर आपका एक मिनट डी ऑप्शन ए और सी में। तो किस में करेंगे इसको, ठीक है। तो इसमें आपका ए और सी दोनों में करेंगे, या आपका परभक्षी में भी इसको करते हैं और द्वितीयक उत्पादक में भी करते हैं, ठीक है। ये जो आपका शाकाहारिता तो आपका ए आपका शाकाहारिता और मांसाहारिता ये आपका परभक्षी में और द्वितीयक उत्पादक के रूप में दोनों में आपका इंक्लूड किए जाते हैं। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शाकाहारिता और मांसाहारिता परभक्षी और द्वितीयक उत्पादक दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ए और सी दोनों सही हैं, आपका डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर का 46, अंतर्जातीय यानी इंटर स्पेसिफिक स्पर्धा यानी जो कंपटीशन होती है उन फसलों वाले खेतों में देखी जा सकती है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर सघन रूप से लगे हों, ठीक है, दूर दूर लगे हों। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्रमबद्ध रूप से लगे हों, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है, जहाँ पर सघन रूप से लगे होते हैं वहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? एक सूक्ष्म जीव दूसरे सूक्ष्म जीव को अपने आसपास उगने से रोकता है, इसे क्या कहते हैं?
एक वाला दूसरे वाले को उगने से रोकता है, इसे विरोध कहते हैं, कंपटीशन कहते हैं। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे विरोध कहेंगे, या इसे कंपटीशन कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में लिखा है विरोध, इसको कंपटीशन कहेंगे, प्रतिस्पर्धा कहेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। एक पौधा पास वाले दूसरे पौधे को उगने से रोकता है, इसे विरोध कहते हैं या इसे कंपटीशन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 48। परितंत्र का महत्व है। परितंत्र का महत्व होता है पदार्थों के चक्रण के रूप में या ऊर्जा प्रवाह के रूप में, उपयुक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऊर्जा का पदार्थों का चक्रण और ऊर्जा प्रवाह इसमें दोनों इंक्लूड किए हैं इकोसिस्टम में, ठीक है। तो आपका सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर का 49। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो मुझे लगता है इस सिंपल से क्वेश्चन को सभी जानते होंगे इसका आंसर। तो वो है आपका समुद्र। विश्व का जो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम है वो है आपका समुद्र है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50। खाद्य श्रृंखला में नेफेंथीस आपका ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। खाद्य श्रृंखला में यानी जो फूड वेब चेन है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में नेफेंथीस जो आपका एक कीटभक्षी पौधा है, ये किस स्तर का पौधा है, ठीक है। मतलब ये किस लेवल में पाया जाता है फूड वेब चेन में, वो किस स्तर का, ठीक है, पाया जाता है। तो पहली बात तो पौधा है तो इसका मतलब उत्पादक है, ठीक है। और उत्पादक है साथ साथ कीट खा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि द्वितीयक उपभोक्ता। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है आपका। पहला है आपका उत्पादक का, दूसरा है आपका ऑप्शन आपका केवल द्वितीयक उपभोक्ता का, केवल प्राथमिक उपभोक्ता का, या डी ऑप्शन आपका उत्पादक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों का। तो डी वाला ही ऑप्शन सही है। पौधा है तो उत्पादक है, और चूंकि वो इंसेक्ट को खा रहा है, मीन्स आप कह सकते हैं कि वो एक कीड़े को खा रहा है, तो वो आपका सेकेंडरी आपका कंज्यूमर में आ जाएगा, ठीक है। तो उत्पादक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों में। नेफेंथीस जो आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट है तो उत्पादक हो जाएगा, प्रोड्यूसर हो जाएगा, और चूंकि वो इंसेक्ट को खाता है, ठीक है, इसलिए वो द्वितीयक उपभोक्ता में हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स आधा सफ़र पूरा हो चुका है। अभी शेष आपके 50 क्वेश्चन 51 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। चलिए देखते हैं, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाहित होने का क्रम क्या है? तो ऊर्जा के प्रवाहित होने का क्रम किस टाइप से ऊर्जा प्रवाहित होती है फ्रेंड्स? पहला है आपका प्रकाश से ताप, फिर रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा फिर ताप। तो बी वाला ही ऑप्शन आपका सही है, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा फिर ताप। बी वाला 51 का जो आपका बी ऑप्शन है आपका प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा फिर ताप, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर का 52। एक पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता का आकलन किया जा सकता है, तो इसका उत्पादन का आकलन किसे करते हैं? जीवभार की पिरामिड से, संख्या की पिरामिड से, या ऊर्जा की पिरामिड से? तो पहला बी वाला ऑप्शन जो आपका, यही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता का आकलन करते हैं हम संख्या की पिरामिड से। किसके पिरामिड से करते हैं? संख्या की पिरामिड से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर का 53। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है, तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ए वाला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऊर्जा का जो फ्लो होता है एक ही दिशा में होता है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होता है। परितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशी होता है, मीन्स आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54। पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो पहला वाला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, चार्ल्स एल्टन। कौन से वैज्ञानिक थे? चार्ल्स एल्टन। इजी टेंसले, ओडम और चार्ल्स डार्विन। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी जो है आपका पिरामिड का विचार सबसे पहले रखा था। तो कौन से वैज्ञानिक थे? चार्ल्स एल्टन। फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था हमारा कि पारिस्थितिक पिरामिड जो इकोलॉजिकल जो पिरामिड बनते हैं वो उसका विचार सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक चार्ल्स एल्टन थे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55। परितंत्र में यानी इकोसिस्टम जो होता है आपका में होता है, क्या होता है? ऊर्जा व खनिज दोनों का लाभ होता है, या फिर आपका ऊर्जा की हानि परंतु खनिजों का लाभ होता है? सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऊर्जा का लाभ होता है परंतु खनिजों की हानि होती है, ठीक है। ऊर्जा का लाभ होगा परंतु खनिजों की हानि होगी। आपका सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 56। मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा परितंत्र क्या है? मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा परितंत्र इकोसिस्टम क्या है? तो फ्रेंड्स मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। तो क्या वो उद्यान है यानी आपका गार्डन है? बी ऑप्शन एक्वेरियम है। एक्वेरियम समझते हैं ना, छोटा सा जो मछलियों का जो एक रहने का स्थान जो होता है एक्वेरियम। ये आपका सी आपका खेत, या डी आपका तालाब। तो बी वाला ही ऑप्शन है, छोटा सा पॉन्ड होता है। आर्टिफिशियल जो पॉन्ड बनाते हैं उसे कहते हैं एक्वेरियम कहते हैं, ठीक है। तो वो है आपका एक्वेरियम। अब तो एक्वेरियम आपका ग्लास के बनाते हैं, अरे ग्लास के बनते ही एक्वेरियम। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होना, छोटे छोटे पॉन्ड्स बन देते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है, उसे एक्वेरियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 57। परितंत्र में चालक बल यानी ड्राइविंग फोर्स होता है, तो ड्राइविंग फोर्स के रूप में आपका प्रकाशीय ऊर्जा जो होती है आपका, ये ड्राइविंग फोर्स का काम करती है। परितंत्र में चालक बल का काम कौन करता है? तो वो करता है प्रकाशीय ऊर्जा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से एक बार इसको ध्यान दीजिए। परितंत्र जो आपका इकोसिस्टम होता है उसमें चालक बल यानी आपका ड्राइविंग फोर्स का कौन काम करता है? तो वो होता है प्रकाशीय ऊर्जा करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर का 58। नए समुदाय की
नए समुदाय का किसी खाली स्थान की ओर आक्रमण होता है, यानी आपका जो नया समुदाय है, ठीक है, कोई न्यू कम्युनिटी है, तो उसकी ओर जो है आपका आक्रमण, इन्वेजन होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है माइग्रेशन के द्वारा। पहला ही ऑप्शन आपका सही है, वो होता है अभिगमन के द्वारा या माइग्रेशन के द्वारा। नए समुदाय का किसी खाली स्थान की ओर आक्रमण, ठीक है, कोई न्यू कम्युनिटी है, वो किसी एम्प्टी कह सकते हैं, किसी नए जो है आपका स्थान की तरफ जा रही है, ठीक है, किसी खाली एम्प्टी आपका स्पेस स्थान की तरफ जा रही है, तो उसे वो जाती है आपका माइग्रेशन के द्वारा, एक अभिगमन के द्वारा, ठीक है, चल करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 59, विषमपोषी अनुक्रमण को सबसे अच्छे ढंग से देखा जा सकता है, तो किसके द्वारा देखा जा सकता है, विषमपोषी अनुक्रमण को, या हेट्रोजेनस कह सकते हैं, हेट्रोजेनस जो सक्सेशन होता है उसको सबसे अच्छे ढंग से देखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर, सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उस पर आप विषमपोषी अनुक्रमण को, यानी जो हेट्रोजेनस सक्सेशन होता है उसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर। फिर से आप ध्यान दीजिए, विषमपोषी अनुक्रमण पूछ रहा है, ठीक है, हेट्रोजेनस सक्सेशन को पूछ रहा है, तो उसे आप सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर आसानी से देख सकते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 60 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन है हरे पौधे प्रकृति में, ठीक है, हरे पौधों का क्या नेचर होता है, तो ग्रीन प्लांट होते हैं क्या, उपभोक्ता होते हैं, नहीं भाई, ग्रीन पौधे कंज्यूमर कैसे हो जाएंगे, उपभोक्ता कैसे हो जाएंगे, उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, बहुत सही, प्रोड्यूसर ही होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो होते हैं उत्पादक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 61, खाद्य श्रृंखला यानी जो फूड चेन होती है प्रारंभ होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है, तो फ्रेंड्स खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है प्राथमिक उपभोक्ता से या द्वितीयक उपभोक्ता से, आप घटक से या फिर आपका उत्पादक से, तो उत्पादक से प्रारंभ होती है, ठीक है, पौधों से प्रारंभ होती है, ठीक है, उत्पादक से। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ होता है उत्पादक से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 62, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, क्या उनको परजीवी कहते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, परजीवी कहेंगे उसे, या प्लवक कहेंगे, या मृतोपजीवी कहेंगे, या सहजीवी कहेंगे, तो फ्रेंड्स बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। जलीय जो है आपका पौधों, ठीक है, क्या फिर से क्या क्वेश्चन क्या है, जलीय वातावरण में जो सूक्ष्म जीवों को, जलीय जो वातावरण होता है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सूक्ष्म जीवों को प्लवक कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्लवक कहते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, उसे क्या कहते हैं, प्लवक कहते हैं। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को प्लवक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 63, वन परितंत्र यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड होता है, तो संख्या का पिरामिड होता है आपका सीधा होता है, ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो संख्या का पिरामिड होता है वो क्या होता है, सीधा होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। सभी परितंत्रों में ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होगा, ऊर्जा का पिरामिड सीधा होगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। सभी परितंत्रों में ऊर्जा का पिरामिड सीधा पिरामिड, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 65, जलीय परितंत्र, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, संख्या का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड हमने जो बताया दोनों के दोनों आपके सीधे होंगे। अगला है क्वेश्चन आपका 65, जलीय परितंत्र या किसी अन्य परितंत्र के लिए अंतिम ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो अंतिम ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य का प्रकाश, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। जलीय परितंत्र या किसी अन्य परितंत्र में अंतिम ऊर्जा का स्रोत क्या है, बी ऑप्शन आपका सूर्य का प्रकाश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 66, तो अगला क्वेश्चन है 66, खाद्य कड़ी में, ठीक है, जो फूड चेन होती है के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरण करता है, तो फ्रेंड्स वो रूपांतरण करता है आपका 10%। चलिए देखते हैं 10% कहाँ पर है, एक मिनट, ये 25% हो गया, 50% ये सही नहीं है। आगे देखते हैं, अगला है ऑप्शन आपका, एक मिनट, अगला ऑप्शन आपका सी 10% या डी आपका 100%, तो फ्रेंड्स वो 10% है, ठीक है, वो है 10%, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 67, जल निमग्न पौधा यानी सबमर्ज प्लांट है। 67 जो हमारा जो क्वेश्चन है इसका क्या भाई, इसका क्या आंसर है, जल निमग्न सबमर्ज प्लांट क्या है, हाइड्रिला है या आपका सिरेटोफिलम है या वेलिस्नेरिया है या सभी, तो क्या है 67 का क्या है, तो ये हाइड्रिला है, ठीक है, हाइड्रिला एक प्रकार का आपका सबमर्ज प्लांट है, ठीक है, ये आपका जल निमग्न पौधा है, ठीक है, ये सबमर्ज प्लांट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 68, जड़ों द्वारा स्थिर तैरने वाला पौधा क्या है, निलंबियम है, पिस्टिया है, या निलंबियम और पिस्टिया दोनों हो, या फिर आपका डी ऑप्शन, एक मिनट, डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो फ्रेंड्स इसमें इनमें से कोई नहीं, यही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जड़ों द्वारा स्थिर तैरने वाला पौधा, ठीक है, फिक्स फ्लोटिंग प्लांट क्या है, तो इनमें से कोई नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, ना तो ये निलंबियम है ना पिस्टिया है, निलंबियम पिस्टा दोनों, अब जब कोई होता तो इसे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाता, कोई है ही नहीं तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 69,
जैविक संतुलन यानी बायो इक्विलिब्रियम पाया जाता है। जैविक संतुलन पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है? उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच में। पहला ही ऑप्शन आपका सही है। जो जैविक संतुलन होता है फ्रेंड्स, जो बायो इक्विलिब्रियम होता है वो पाया जाता है उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच में, ठीक है, उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच में। पहला ही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच में जैविक संतुलन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 70। किसी भी परितंत्र में, ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम में एक जाति के सदस्यों की संख्या एक विशिष्ट समय में लगभग स्थिर रहती है या स्थिरता अनुरक्षित रहती है, या स्थिरता अनुरक्षित रहती है, किसमें अनुरक्षित रहती है? परजीवियों द्वारा, ठीक है, या स्थिरता अनुरक्षित रहती है किसके द्वारा? परजीवियों के द्वारा अनुरक्षित रहती है, मनुष्यों द्वारा या प्राप्त भोजन के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, प्राप्त भोजन के द्वारा ये मेंटेन रहती है, अनुरक्षित रहती है, ठीक है, प्राप्त भोजन के द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड इसको एक बार आप देख लीजिएगा रिवाइज करके, तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। सारे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और वैसे भी आपका इन्वायरमेंट जो आपका सब्जेक्ट है काफ़ी सरल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहेगी, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी ऐसा हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं और कुछ अपने जो भी सुझाव हों, जो भी आपकी क्वेरीज़ है आप उसको पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पर 71। प्राकृतिक परितंत्र में अपघटकों के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? सभी सूक्ष्म जीव प्राणी आते हैं, ठीक है, क्या आते हैं? सभी सूक्ष्म जीव प्राणी आते हैं, या फिर आपका जीवाणु या कवक आते हैं, मांसाहारी कवक या जीवाणु आते हैं, या डी ऑप्शन आपका क्या है? उपरोक्त ये सभी। तो प्राकृतिक परितंत्र में अपघटकों के अंतर्गत आएंगे जो डीकम्पोजर होते हैं, डीकम्पोजर के अंतर्गत आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, सभी सूक्ष्म जीव प्राणी आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे किसमें? अपघटकों के अंतर्गत, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्रस्टोज लाइकेन अवस्था के बाद आने वाली अवस्था क्या है? क्रस्टोज लाइकेन अवस्था के बाद आने वाली अवस्था क्या है? तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो पहला है आपका लीव रव अवस्था, या फोलिएज लाइकेन अवस्था, या मॉस अवस्था, या साकी अवस्था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, आपका फोलिएज लाइकेन अवस्था आती है, ठीक है, फोलिएज लाइकेन अवस्था आएगी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर का 73 क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिक अनुक्रमण या का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? पारिस्थितिक अनुक्रमण यानी जो सक्सेशन होते हैं, इकोसिस्टम जो सक्सेशन होता है उसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? तो ओडम ने किया था, ओडम द्वारा किया गया था, या क्लीमेंट्स के द्वारा किया गया था, हुल्ट के द्वारा किया था। तो फ्रेंड्स सी वाला ही ऑप्शन सही है, किसके द्वारा किया गया था? तो हुल्ट्स के द्वारा किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा? हुल्ट्स के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्मोग। स्मोग शब्द गढ़ने वाले, ठीक है, मीन्स आपका इसको क्वाइंड करने वाले और स्मोग की परतों का वर्णन करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है, निकोला टेस्ला थे, या स्टीफन हॉकिंग थे, या डॉक्टर हेनरी एंटोनी थे, या फिर आपका निकोलस कॉपरनिकस थे। तो फ्रेंड्स कौन थे? निकोला टेस्ला थे, या स्टीफन हॉकिंस थे, या डॉक्टर हेनरी एंटोनी थे, या आपका निकोलस कॉपरनिकस कौन थे? तो फ्रेंड्स ये आपका जो सी ऑप्शन आपका सही है, डॉक्टर हेनरी एंटोनी, ठीक है, कौन है? डॉक्टर हेनरी एंटोनी, आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 75। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक स्मोग के कारण के लिए जिम्मेदार है? तो स्मोग के लिए कौन कौन से जिम्मेदार हो सकते हैं? भस्मक से, ठीक है, स्मोग भस्मक से उत्पन्न होता है, या वाहनों के उत्सर्जन से, दोनों भस्मक और वाहनों के। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है, ये आपका भस्मक से भी और वाहनों के उत्सर्जन दोनों से प्राप्त होता है, ठीक है, स्मोग जो आता है आपका भस्मक से, ठीक है, और वाहनों के उत्सर्जन दोनों से प्राप्त होता है, आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 76। निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो आपके ऑप्शन है, आपका पेन को कहा गया है, ओजोन को कहा गया है, या कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा गया है। तो फ्रेंड्स आपका बी ऑप्शन आपका सही है, ओजोन को आप सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहा गया, ठीक है, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है, वायु प्रदूषक, द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा गया है किसे? ओजोन को कहा गया है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 77। निम्नलिखित में कौन सा कण प्रदूषक कहलाता है? कौन सा कण जो है आपका कण प्रदूषक कहलाता है? तो चलिए देखते हैं, ओजोन कहलाता है कि रेडोन कहलाता है, और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका फ्लाई ऐश या एथिलीन। तो फ्रेंड्स आपका सी ही ऑप्शन सही है, फ्लाई ऐश को कहा जाता है पार्टिकल पॉल्यूटेंट कहलाता है, ठीक है, ये आपका कण प्रदूषक कहलाता है, पार्टिकल पॉल्यूटेंट के रूप में आपका फ्लाई ऐश कहलाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ताजमहल को पीला करने के लिए जिम्मेदार कौन सा एजेंट है? ठीक है, ताजमहल का जो रंग पीला हो रहा है, आपने गौर किया होगा और न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ताजमहल का रंग पीला हो रहा है, येलो कलर का हो रहा है, तो इसके लिए कौन सा एजेंट जिम्मेदार है? कौन सा भाई, कौन सा पॉल्यूटेंट है, कौन सा प्रदूषक है? तो क्या वो सल्फर की वजह से हो रहा है, क्लोरीन की वजह से हो रहा है, या सल्फर डाइऑक्साइड? तो सी ही ऑप्शन सही है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से वो पीले रंग में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड वो एजेंट है, ठीक है, वो कारक जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है SMOG, ठीक है, यानी स्मोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो SMOG यानी जो स्मोक है कोयले से प्राप्त होता है। स्मोक जो है आपका धुएं से प्राप्त होता है। स्मोक जल वाष्प से प्राप्त होता है। या फिर आपका डी ऑप्शन क्या है, स्मोक कोहरे और धुएं दोनों से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स इसमें डी ऑप्शन ही आपका सही है। स्मोक जो है आपका कोहरे और धुएं दोनों से प्राप्त होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 80। अभी आपके 21 क्वेश्चंस अभी रिमेन हो रहे हैं, ठीक है। अभी रिमेनिंग 21 क्वेश्चंस हैं, तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते रहेंगे। ये जो हम क्वेश्चन अब इस समय सॉल्व कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखते जाइए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 80 है, ओजोन का स्तर अधिक होने पर जीवित रहने के लिए किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए, कम ड्राइव करें या हाइड्रेटेड रहें। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन क्या करें, ओजोन का स्तर अधिक जब हो रहा है, ठीक है, ओजोन का स्तर अधिक होने पर जीवित रहने के लिए किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। तो कम ड्राइव करें, हाइड्रेटेड रहें, ए और बी दोनों, या लंबी सैर के लिए जाएँ। तो फ्रेंड्स आपका इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। तो कम ड्राइव करें और हाइड्रेटेड रहें, दोनों चीज़ें करना जरूरी है, ठीक है। कम ड्राइव भी करें और हाइड्रेटेड रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 81। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में सही है। क्या सही है, चलिए देखते हैं। यह हवा के रंग को इंगित करता है। बी ऑप्शन, यह आपके क्षेत्र में ओजोन स्तर की भविष्यवाणी करता है। यह ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को निर्धारित करता है। या डी ऑप्शन है आपका, यह वायु प्रदूषण मुख्य रूप से हवा में सल्फर सामग्री का अनुमान लगाता है। तो बी वाला ही ऑप्शन सही है कि आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर की भविष्यवाणी करता है। क्या भविष्यवाणी करता है, वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है आपका, वायु गुणवत्ता सूचकांक आपके क्षेत्र में ओजोन स्तर की भविष्यवाणी करता है, ठीक है। ओजोन जो लेयर है उसको प्रेडिक्ट करता है। क्या प्रेडिक्ट करता है, वायु गुणवत्ता सूचकांक। वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंतर्गत हम ओजोन लेयर को प्रेडिक्ट किया जाता है, ठीक है। ओजोन लेयर को डिटरमाइन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 82। प्रमुख प्रकाश रासायनिक स्मॉग है। प्रमुख प्रकाश रासायनिक स्मॉग के रूप में कौन जाना जाता है। तो वो है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, या आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या फिर आपका पेरोक्सीएसिटिल नाइट्रेट है, या डी आपका उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड कौन सा है इसमें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। तो आपका बी वाला ऑप्शन आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 83। निम्नलिखित में से कौन सा रोग स्मॉग के कारण होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से रोग है भाई। रिकेटस है, ब्रोंकाइटिस है, सी ऑप्शन है आपका सांस लेने की समस्या, या डी उपरोक्त सभी। तो सारी चीज़ें हैं जो है आपका, ये आपके वायु प्रदूषण संबंधित है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं देखिए, फिर से एक बार देख लेते हैं। कौन सा रोग स्मोक के कारण होता है, ठीक है। कौन सा रोग स्मोक के कारण होता है। तो रिकेटस भी है, ब्रोंकाइटिस भी है, और सांस लेने में प्रॉब्लम, ये सारी समस्याएं जो है आपका होती हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। स्मोक की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, DDT, ठीक है। DDT एल्युमिनियम के डिब्बे किसके उदाहरण है। प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण है, माध्यमिक प्रदूषक के उदाहरण है, और ऑप्शन देखते हैं बायोडिग्रेडेबल के हैं कि गैर बायोडिग्रेडेबल के हैं। तो फ्रेंड्स ये हैं आपका गैर बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आपके गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक होते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 85। कितने विभिन्न प्रकार के प्राथमिक प्रदूषक मिलकर वैश्विक वायु प्रदूषण में लगभग 90% योगदान करते हैं। तो कितने प्रकार के पॉल्यूटेंट हैं जो ग्लोबली जो है आपका एयर पॉल्यूशन का 90% कवर करते हैं। तो वो 3 एयर पॉल्यूटेंट हैं, या आपका 5 हैं, आपका 3 हैं, 5 हैं, या आपका 7 है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उनकी संख्या है 5, ठीक है। वो 5 प्रकार के एयर पॉल्यूटेंट हैं जो ग्लोबली आपका 90% कवर करते हैं एयर पॉल्यूशन का, ठीक है। तो उनकी संख्या कितनी है, 5, ठीक है। कौन कौन से 5 हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट हैं जो 90% कवर करते हैं एयर पॉल्यूशन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 86। निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट मुख्य रूप से द्वितीयक प्रदूषकों के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा है, वो आपका धुंध और ओजोन है, या सल्फर ट्राईऑक्साइड है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या आपका डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे हैं। तो कौन कौन से हैं, धुंध और ओजोन भी है आपका, सल्फर ट्राईऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये सारे के सारे जो है आपका द्वितीयक प्रदूषक के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो नाम इनकी याद रखिएगा, धुंध और ओजोन, सल्फर ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे जो है आपका द्वितीयक प्रदूषक के रूप में कंसीडर किए जाते हैं, जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 87 है, धुआं, राख, धूल, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के मुख्य स्रोत हैं। किसके मुख्य स्रोत हैं। धुआं और राख, धूल, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड किसके मुख्य स्रोत हैं भाई। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये प्राथमिक प्रदूषक के हैं, माध्यमिक प्रदूषक के हैं, बायोडिग्रेडेबल के हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स प्राथमिक प्रदूषक के ये हैं एग्जाम्पल, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल जो हमने ऊपर पढ़े हैं एक बार फिर से आप देख लीजिए कौन कौन से एग्जाम्पल हैं।
तो वो है आपका धुआं है, राख है, धूल है, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारे नाम याद रखिए, ये सारे आपके प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? प्राथमिक प्रदूषक हैं। ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं। ठीक है, पहले है ये सारे के सारे प्राथमिक प्रदूषक हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 88, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वायु को प्रदूषित करने और वायु प्रदूषण को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाता है? ईंट निर्माण उद्योग, गैस उद्योगों का निर्माण, विद्युत उपकरण और बिजली के समान उद्योग, या फिर आपका डी आपका उपरोक्त सभी। तो सारे के सारे जो है जो इंडस्ट्री हैं वो सारे के सारे आपका एयर पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण को बढ़ाने में सारे सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ईंट निर्माण उद्योग आपका जो भट्ठा से होता है, ठीक है, वो भी है आपका। गैस उद्योगों का जो गैस इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो भी है आपका। और जो इलेक्ट्रिसिटी जो आपका डिपार्टमेंट होता है, विद्युत उपकरण, ठीक है, और इन सभी से संबंधित जो आपका इंडस्ट्री है वो सारे के सारे जो है आपका वायु प्रदूषण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 90, वायु प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर का परिणाम होता है। क्या परिणाम होता है? जो वायु प्रदूषण का बढ़ा हुआ स्तर, जो वायु प्रदूषण जब बढ़ जाएगा तो उसका क्या रिजल्ट होता है? मिट्टी का कटाव, ग्लोबल वार्मिंग, श्वसन संबंधी समस्याएं, ये सारी की सारी, ठीक है, वो सभी जो है आपका सभी के सभी जो है इसको प्रभावित करती हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर का परिणाम सभी होता है। ठीक है, मिट्टी का कटाव भी, ग्लोबल वार्मिंग भी और श्वसन संबंधी समस्याएं, ये सारी की सारी समस्याएं, ये सब के 1 मिनट गलत हो गया भाई, ये आपका श्वसन संबंधी, सॉरी, वायु प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर का परिणाम होता है। जब वायु प्रदूषण बढ़ जाता है तब वो आपका श्वसन संबंधी समस्याओं को क्रिएट कर देगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये श्वसन संबंधी समस्याएं हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। एयर पोल्यूशन से बढ़ेगा तो वो श्वसन संबंधी, ना कि मिट्टी का कटाव। और ग्लोबल वार्मिंग, मिट्टी का कटाव तो आपका एयर पोल्यूशन से उसमें आपका सॉइल पोल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और आपका श्वसन संबंधी समस्याएं, तो ये आपका स्पेशली आपका श्वसन संबंधी समस्याएं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग ये जो है आपका, ये स्किन जो आपका जो कैंसर होता है, ठीक है, उसको है इन्हेंस करता है, उसको बढ़ाता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पर 91, ताजमहल, कमल मंदिर, स्वर्ण मंदिर, इंडिया गेट और अन्य प्रसिद्ध विरासत स्मारक किससे प्रभावित हो रहे हैं? वायु प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, या उपरोक्त सभी से? तो फ्रेंड ये स्पेशली आपका वायु प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। किससे प्रभावित हो रहे हैं? वायु प्रदूषण से। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। वायु प्रदूषण में आपका सल्फर डाइऑक्साइड से स्पेशली, ठीक है, वायु प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। ये सारी जो मॉन्यूमेंट्स और जो आपके जो स्मारक जो दिखाए गए हैं, ताजमहल हो, चाहे कमल मंदिर हो, या स्वर्ण मंदिर हो, इंडिया गेट, या अन्य सभी जो आपका प्रसिद्ध जो आपके स्मारक हैं, ये सभी वायु प्रदूषण से स्पेशली आपका सल्फर डाइऑक्साइड से प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 92, हवा में नाइट्रोजन गैस का कुल प्रतिशत कितना है? तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे बच्चों को पता होगा कि इसका क्या परसेंट है। तो क्या वो 12% है? अगला ऑप्शन देखते हैं, क्या 21% है, 78% या 87%? तो फ्रेंड वो है आपका 78%। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है, ठीक है, वो आपका 78%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पर 93, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस कहलाती है? तो क्या वो मीथेन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर आपका दोनों ए और सी? तो ए देखिए, ए आपका मीथेन और सी आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स यही आपका सही होना चाहिए। मीथेन भी आपका आता है इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, तो आपको मुझे लगता है ये डी वाला सही है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मीथेन भी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों सही है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला देखें, सबसे प्रदूषित नदी है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन में पूछ रहा है कि इसमें कौन सी नदी सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, कौन सी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। तो ऑप्शन है आपका यमुना नदी है, कावेरी नदी है, चिनाब है, या गंगा है। तो फ्रेंड्स ये जो यमुना नदी है, इसे गंदा नाला के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उपनाम है उसे गंदा नाला भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। गंगा भी काफ़ी ज़्यादा इसी की समथिंग है, लेकिन ये गंगा से थोड़ा सा ज़्यादा है यमुना जो। ठीक है, यमुना सबसे ज़्यादा, ये जो ऑप्शन दिए हैं इन ऑप्शन में यमुना नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो अभी हमने ऊपर देखा है कौन कौन सी गैस है। चलिए देखें, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नहीं है भाई। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी नहीं है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही है आपका। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 96, प्रदूषण का कारण क्या है? तो प्रदूषण का कारण सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो है आपका मानवीय गतिविधियाँ। ठीक है, मानवीय गतिविधियाँ प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मानवीय गतिविधियाँ सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीएनजी। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो सीएनजी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, सीएनजी, ये किस प्रकार का ईंधन है? यह प्रदूषित ईंधन है, स्वच्छ ईंधन है, हानिकारक ईंधन है,
ये आपका डी ऑप्शन 1 मिनट, डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो CNG है ये आपका स्वच्छ ईंधन में आती है, ठीक है। ये किस प्रकार का ईंधन है CNG? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये CNG आपका एक प्रकार का स्वच्छ ईंधन है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन स्वच्छ ईंधन है। किस प्रकार का ईंधन है? स्वच्छ ईंधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 98 फ्रेंड्स। बस हम एकदम जो है अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हैं, 98 क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं। पानी का प्रदूषण जो है किसके लिए जिम्मेदार है? तेल रिफाइनरियों के लिए, कागज़ के कारखानों के लिए, या चीनी मिलें, या सभी, ठीक है। तो जो जल प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण के लिए सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ जो है आपका, ये सभी के सभी जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मीन्स आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वो चाहे तेल रिफाइनरियाँ हो, कागज़ की कारखाने हो, चीनी मिलें हैं, सभी के सभी इसको प्रभावित करती हैं, जल प्रदूषण को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 99। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है, किस में उपयोग किया जाता है? इसको रेफ्रिजरेटर में उपयोग करते हैं, एयर कंडीशनर में उपयोग करते हैं, या फिर आपका इत्र में उपयोग करते हैं, या सभी। तो फ्रेंड्स जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ये स्पेशली आपका पहला आपका रेफ्रिजरेटर में तो प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ जो एरोसोल होते हैं, ठीक है, एरोसोल होते हैं मीन्स आपका इत्र में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सारे के सारे ये जो है प्रयोग किए जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम रेफ्रिजरेटर में भी यूज करते हैं, AC में भी होता है आपका, इत्र में, सभी में इसको हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 100। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण का कारण है? चलिए देखें फ्रेंड्स कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। सॉइल जो पोल्यूशन है, मृदा प्रदूषण का कारण कौन है? ओजोन है कि एरोसोल है कि अम्ल वर्षा है कि इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसमें एसिड रेन है, अम्ल वर्षा, ठीक है। अम्ल वर्षा जो है आपका सॉइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। एसिड रेन, ठीक है। अम्ल वर्षा जो है इसका एक बहुत बड़ा। एक क्वेश्चन और बचा है, निम्न में से कौन मेलानोरिया यानी त्वचा कैंसर का कारण है? तो त्वचा कैंसर का कारण कौन सा है भाई? चलिए देखें कौन कौन सा है। अम्ल वर्षा है कि एलर्जी है कि ओजोन का कृमिक ह्रास है कि इनमें से कोई नहीं? तो जो ये वाला ऑप्शन है आपका ओजोन का कृमिक ह्रास, ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जितना ज़्यादा आएंगे, ठीक है, तो उससे जो है आपका जो UV रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये हमारा ओजोन लेयर डैमेज हो रहा है, तो ओजोन लेयर डैमेज होगा तो अल्ट्रावायलेट रेज की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस जो है आप पृथ्वी पर आने के चांसेस और अधिक बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वो जो है हमारी स्किन के लिए ज़्यादा हानिकारक हैं, ठीक है। तो ओजोन का कृमिक ह्रास ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, C ऑप्शन, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे 101 यानी 101 इंपॉर्टेंट MCQs आपके इन्वायरमेंटल साइंस से। इसमें हमने जो कवर किया है जो टॉपिक, वो तो आपका ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट यानी जीव और पर्यावरण, इकोसिस्टम हमने कवर किया है, और साथ ही साथ हमने इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में हमने पॉल्यूशंस, तो इसमें हमने मेजरली एयर पोल्यूशन को और वाटर पोल्यूशन और आपका सॉइल पोल्यूशन, इनको हमने कवर किया है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अपने सुझाव, अपने जो है विचार आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर को अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप जानते हो एक वीडियो लेक्चर को बनाने में कितनी ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ती है। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तो अपनी पढ़ाई का सिलसिला ऐसे ही जारी रखें, और अपनी जो आपके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। तो जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।